लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो बिहार बोर्ड से नंबर कहानी उसे कहते हैं। आप लोग के लिए आपका भाई केमिस्ट्री के सबसे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं, और आप लोग को केमिस्ट्री का डर दिलो दिमाग से निकालने के लिए हम यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चालू किए हैं। याद रखिएगा कि आपके हारने के इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको टॉपर बनाने का जो मेहनत है वह संघर्ष आपका भाई कर रहा है। तो मेरे साथ आप लोग को मेहनत करना है, और आप लोग केमिस्ट्री से डरेंगे नहीं, केमिस्ट्री को आप लोग डट के सामना करेंगे, और आप लोग अच्छा स्कोर लाएंगे ही लाएंगे, क्योंकि मेरी मेहनत और आप लोग के मेहनत पर भरोसा है कि आप लोग अच्छा रिजल्ट लाएंगे। और खूब जोरों शोरों से बाबू मेहनत करिएगा, ठीक है ना। समय 2 महीना बचा है, इसी 2 महीना में इतिहास रचना है, और आप ही लोग के लिए लिखा गया है कि सब्र कर बंदे मुसीबतों के दिन गुजर जाएंगे। बस 2 महीने की बात है, ठीक है ना। जितना दुख तकलीफ हो रहा है सब अंदर समेट कर रखिए, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन सब हिसाब किताब सब हो जाएगा बरोबर। सब्र कर बंदे मुसीबतों के दिन गुजर जाएंगे, एक ना एक दिन हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा जो आप लोग के आज हंसी मजाक उड़ाते हैं उनके सभी चेहरे उस दिन उतर जाएंगे, जिस दिन आप लोग के रिजल्ट आएंगे। तो आप लोगों को खूब जोरों शोरों से मेहनत करना है। हारने वाले आपके इंतजार आपको हारते हुए, ठीक है ना, आपको फेल होते हुए बहुत सारे लोगों को इंतजार है कि आप कब कम नंबर लेकर आते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग चाहते हैं, बट आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को डट के सामना करना है, और आप लोगों को सही से सब कुछ याद करना है, प्रिपरेशन करना है, और हमारा रिजल्ट बोलेगा, आप लोगों का रिजल्ट बोलेगा कि हाँ आप लोगों ने क्या किया है, ठीक है ना। यह मेहनत के दौर तो कोई नहीं देखता है, सब कोई रिजल्ट ही देखता है। तो रिजल्ट बढ़िया लाना है, तो ये दुख दर्द जो भी है ना बस आप लोग के अंदर है। ये मुसीबतों के रास्ते से आप ही लोग को गुजरना पड़ेगा, डट के सामना करिएगा बाबू, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे, और पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना। देखिएगा कि आप अंतर संक्रमण तत्व से क्या समझते हैं। तो कुछ नहीं समझते हैं, इतना समझते हैं कि एफ ब्लॉक के हम लोग क्या कहते हैं, जवन भी तत्व एफ ब्लॉक में जाएगा वो करा के हमने क्या कहते हैं, अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना, बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। डी ब्लॉक को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, और हमने के एफ ब्लॉक के क्या कहते हैं, अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। बस इतना आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन था बट 2 परिभाषा याद करवा दिए, ठीक है ना। 1 नंबर यह भी आप लोग का यहां से बन ही जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यह लिखा है वे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2f उप कक्षक में प्रवेश कर जाते हैं उसे अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी ऐसा तत्व जौना के लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, हमने के f उप कक्षा में पहुंच जाता है, वो करा के अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। तो लोग याद हो गई होई। आगे चलते हैं, ये बताएंगे समन्वय संख्या क्या होता है। आप लोग एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल है, एकदम बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्टर पीडीएफ लेके आप लोग पूरा बढ़िया से रिवाइज करिएगा, ठीक है ना। आप लोग के लिए मास्टर पीडीएफ यहाँ सब मिल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग यहाँ देखेंगे केमिस्ट्री का मास्टर पीडीएफ है, ठीक है ना, केमिस्ट्री का मास्टर पीडीएफ है, आपको 49 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है ना। सबसे सस्ता पूरे यूट्यूब पर, और वो भी बेस्ट कंटेंट के साथ केमिस्ट्री का मास्टर पीडीएफ आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक से बहरी जाना सोचना भी गलत है। जितना आप लोग को मटेरियल देंगे ना, वो देखिए सबसे छोटा मटेरियल देंगे, सबसे घातक मटेरियल आप लोग को देंगे कि आप लोग एग्जाम में ओकरा में से लड़िए जाएगा। बस आप लोग मास्टर पीडीएफ को लीजिए, और सभी सब्जेक्ट का मास्टर पीडीएफ उपलब्ध है ऐप पर, ठीक है ना। कहाँ मिलेगा, ऐप पर जाके आप लोग ऐप पर ले लेंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा प्ले स्टोर पे, स्टडी विथ डेडिकेशन SWD से ऐप है, सर्च मारिएगा आ जाएगा। वहाँ ऐप को इंस्टॉल करके डाउनलोड करके आप लोग वहां से आराम से सब कुछ को लेकर आप लोग तैयारी को अच्छा करिए। क्योंकि देखिए 50 रुपये 100 रुपये में कुछ नहीं रखा है, फिर भी आप लोग थोड़ा से मिडिल फैमिली से आते हैं,
गरीब फैमिली से आते हैं, फिर भी पैसा बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। तो फिर भी हम उतने पैसे में आप लोगों को बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं। सोचिए मत क्या है क्या नहीं है, बस आपका भाई मेहनत कर रहा है ना, बस इतना काफ़ी है। आप लोग के साथ हमेशा रहेंगे। आप लोगों को बस जाना है, वहाँ परचेस करना है और वहाँ से आप लोग को बहुत बढ़िया से रिविजन करना है। ये सारे PDF वहाँ पर डाला जाएंगे, ठीक है ना बाबू। तो आप लोग जल्दी से ले लेंगे, ठीक है ना। और एग्जाम में 2 महीना बचा है, 2 महीना काफ़ी है, सफिशियंट है, ठीक है ना। 2 महीने में धज्जियां उड़ा देंगे, ठीक है ना, चिंता मत करिए। ये हो गया, ठीक है ना। ये सवाल भी हो गया अंतर संक्रमण तो किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब आइए समन्वय संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। समन्वय संख्या किसे कहते हैं वो ध्यान से देखिएगा। समन्वय संख्या से आप क्या समझते हैं, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI सवाल है, ध्यान से आप लोग देखेंगे कि समन्वय संख्या परमाणुओं, आयनों या अणुओं की संख्या है। समन्वय संख्या क्या है, हमनी के परमाणु हो गया, आयन हो गया, अणु हो गया, एक संख्या है। अब कैसन संख्या है, तो जो एक केंद्रीय परमाणु के एक जटिल या समन्वय यौगिक के अपने निकटतम पड़ोसी के रूप में रहता है। कहने का मतलब देखिए, एगो मान लीजिए कि हेजा एगो मेन सेंटर है, क्या है, हमनी के मेन सेंटर है। इस सेंटर से एगो इहो सटल है, एगो इहो सटल है, एगो इहो सटल है, एगो इहो सटल है। तो देखिए ये जो लालका है, लालका के आस पड़ोस में कई गो गोला है, 4 गो गोला है। तो इस जो बिचवा में है ना, जो बिचवा में लालका है, तो एक और समन्वय संख्या कई गो होगा, 4 गो होगा। समझ में आ गया क्या होगा। आप लोगों को तो लोग बढ़िया से समझा दिले बाबू, ठीक है ना, कि का हुई का ना हुई, ध्यान से समझ गए लोग। वजह का होता है, ध्यान से आप लोग देखेंगे कि जो बीच में हमनी के लालका है, ठीक है ना, कौन है बीच में जो लालका है, तो लालका जो है 4 गो गोला से घिरा है, घिरा है कि नहीं। जो हमनी के बीच में लालका है वो 4 गो गोला से घिरा है। तो ये लालका के लिए जो समन्वय संख्या वो कै गो हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा। तो समन्वय संख्या ओकरे कहते हैं कि समन्वय संख्या परमाणुओं, आयनों या अणुओं की संख्या है। जो एक केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय कहने का मतलब है ना, केंद्रीय कहने का मतलब वो कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, ठीक है ना, कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। मान लीजिए कि आप लोग को बताइए कि मान लीजिए कि ये वाला हमनी के लालका मतलब केंद्रीय परमाणु हो गया, क्या हो गया, ये हमनी के केंद्रीय परमाणु हो गया। एक से सटल सटल मान लीजिए ये 1 गो हो गया, ये 2 गो हो गया, ये 3 गो हो गया, ये 4 गो हो गया, ये हमनी के 5 गो हो गया ना। तो लालका केंद्रीय परमाणुओं के चारों तरफ क्या है, बगल बगल में है, ठीक है ना, एकदम सटा हुआ है, पड़ोसी है। तो ये लालका केंद्रीय परमाणु के लिए समन्वय संख्या कै गो हो जाएगा, 5 गो हो जाएगा। ये तो समन्वय संख्या होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग लिख लेंगे, यहाँ देखिए लिखे हैं कि आयनिक क्रिस्टल में एक आयनों के संपर्क में विपरीत आवेश आयनों की संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो आप लोग समन्वय संख्या हम समझा दिए, आगे चलते हैं। अगला सवाल आप लोग देखेंगे, ये इंग्लिश मीडियम में है, देखिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट अ सेंट्रल एटम, ठीक है ना, हैज इट्स नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है ना, इन अ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो नियरेस्ट नेबर होते हैं, जो नियरेस्ट पड़ोसी होते हैं, एकदम सटल सटल होते हैं, वो करेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कहते हैं। हो गया, आगे चलते हैं। द्विदंतुर लिगेंड क्या कहते हैं। यहाँ तो आप लोग को द्विदंतुर लिगेंड ही देखने को मिलेंगे, बट यहाँ परिभाषा में आप लोगों के लिए सब कुछ लिख के ला दिए हैं। देखिए क्या है कि जब एक लिगेंड धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, एक लिगेंड कहते हैं। तो आप लोग के एग्जाम में एक लिगेंड हो गया, द्विदंतुर लिगेंड हो गया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यह क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जौना में एगो दाता परमाणु रहेगा ओकरा के एक दंतुर कहेंगे, बुझा गेल ना। ई 2 नंबरा में आवे वाला बा, बुझा गेल ना, कहाँ आवे वाला बा, ई 2 नंबरा में आवही वाला बा। बस इतना याद रखिए जा कि हमनी के एक दंतुर कोना कहते हैं, जौना में एगो दाता रहेगा, जौना में एगो दाता परमाणु रहेगा ना, ओकरा के हमनी के एक दंतुर कहेंगे। जौना में 2 गो दाता परमाणु रहेगा ना, ओकरा के द्विदंतुर कहेंगे। बस वही है, देख लीजिए। जब लिगेंड धातु आयन 2 दाता, ठीक है ना, 2 दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है, मतलब घिरा रहता है, ठीक है ना। मान लो कोनो के पास एगो बॉडीगार्ड बा, एक दंतुर हो गई। जौना के पास 2 गो बॉडीगार्ड बा, द्विदंतुर हो गई, उहे बाबू, ठीक है ना, एक दाता, ठीक है ना, एक दाता परमाणु, मतलब जौना के पास एगो दाता परमाणु बा वो हमनी के एक दंतुर हो जाई, ठीक है ना, का हो जाई, एक दंतुर हमनी कहल जाई। आ ओकरा बाद हम लोग के पास जब 2 गो दाता परमाणु रहेगा, ठीक है ना, जब 2 गो बॉडीगार्ड रहेगा, जब 2 गो दाता परमाणु रहेगा ना, तो ओकरा के हमनी के द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं, पूरा याद हो गया ना।
ना। एक दंतुर द्विदंतुर किसे कहते हैं, आप लोगों को सब याद हो गया, बस जाके पीडीएफ से रिवाइज करना है आप लोगों को। यहाँ आप लोग का इंग्लिश मीडियम में लिख दिए हैं, ठीक है ना। देख सकते हैं व्हेन अ लिगेंड इज बाउंड टू अ मेटल आयन बाई अ डोनर एटम, ठीक है ना। और डोनर एटम फॉर एग्जाम्पल, यानी कहने का मतलब है कि जौना के पास एगो, ठीक है ना, जौना के पास एगो डोनर एटम रहेगा ना, ओकरा का हमनी के एक दंतुर कहते हैं। हमनी के द्विदंतुर किसे कहते हैं, तो जौना के पास मान लीजिए कि दू गो रहेगा, ठीक है ना, दू गो डोनर एटम्स रहेगा ना, उससे हम लोग क्या कहते हैं, द्विदंतुर कहते हैं। तो पूरा याद हो गया होगा कि एक दंतुर द्विदंतुर किसे कहते हैं, समझ गए। आगे चलते हैं बाबू, अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है, ठीक है ना। अगला सवाल, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या मिलता है। एकदम सिंपल सवाल आप लोग एग्जाम में पूछेगा, एकदम सिंपल नॉर्मल पूछेगा कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या मिलता है। लड़का लोग कहता है कि सर समझे में नहीं आया था, क्या मिलेगा। बहुत आसान चीज होता है, ध्यान से देखिएगा कि एल्डिहाइड में कार्बनिक मतलब कार्बनिक होता है, ठीक है ना। कार्बनिक कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है, जौना में एगो प्रोटॉन होता है, समझ गए ना। क्या होता है, जौना में एगो प्रोटॉन होता है जिसे अमूर्त किया जा सकता है, जिससे उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब यही याद रखना है, ठीक है ना। आप लोग को ये वाला लाइन याद रखना है, ठीक है ना। ये वाला याद रखना है कि एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण होगा, ठीक है ना, एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण होगा तो एगो अम्ल बनेगा। एक नंबरिया में भी पूछता है कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, अम्ल बनता है, वसा बनता है, ठीक है ना। और ऑप्शन रहेगा, तो याद रखिएगा कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, हमनी के अम्ल बनता है। अम्ल में कौन बनेगा, तो कार्बोक्जिलिक अम्ल बनेगा, ठीक है ना। कार्बोक्जिलिक अम्ल हमनी के बनता है, ये हम लोग को याद रखना है। याद रखिएगा, सिर्फ इतना याद रखिएगा ना कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमनी के बनेगा। आप लोग बस इतना याद रखना है, ठीक है ना। ये हो गया। आगे चलते हैं, यहां से हम लोग आते हैं, यहां देखिएगा 5वां नंबर सवाल आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बहुत बहुत ज्यादा है। विटामिन वाले सवाल तो आप लोग के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। विटामिन वाले सवाल आप लोग के एग्जाम में आना तय है और उसीलिए सब कुछ लिख के ला दिए। देखिए, एक जल में घुलनशील एवं एक वसा में घुलनशील विटामिन का नाम लिखिए। अब मतलब बोल रहा है ना कि एगो जल में घुलनशील विटामिन बताइए और एगो बताइए वसा में, तो हम एगो नहीं 3-4 गो लिख के ला दिए। देखिए, विटामिन बी हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन बी नहीं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन एच जल में क्या होते हैं, घुलनशील विटामिन होते हैं। यहाँ कई गो क्वेश्चन में है, एगो आप लोग के लिए 3 गो लिख के लाए हैं, ठीक है ना। ये हो गया। जबकि विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन है, तो आप लोग को याद हो गया कि विटामिन में कौन कौन होता है, विटामिन बी एक जल में कौन कौन घुलनशील होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और विटामिन एच हमारे कहाँ होता है, जल में होता है। और वसा में पूछेगा तो ए डी ई के, ठीक है ना, ए डी ई के याद रखिएगा, ए डी ई के, ठीक है ना। ए डी ई के हमारे को वसा में घुलनशील विटामिन होता है। आगे चलते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ इंग्लिश में आप लोग के लिए लिख दिए हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी एंड विटामिन एच आर वाटर सुटेबल विटामिन एंड व्हाइल विटामिन ए डी ई के जो होता है फैट में क्या होता है, हमने के घुलनशील होता है। ये हो गया। अब यहाँ आइए, यहाँ देखिए, यहाँ मोललता और मोलरता ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों से, मोललता और मोलरता। याद रखिएगा कि मोललता में हमनी के द्रव्यमान होता है, मोलरता में हमनी के विलयन का आयतन होता है, समझ गए ना। तो देखिए, मोलरता सबसे पहले लिखे हैं मोलारिटी, ठीक है ना, क्या लिखे हैं, मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है कि विलयन के 1 लीटर, ठीक है ना, 1 लीटर विलय में, ठीक है ना, यहाँ बिलियन के 1 लीटर, ठीक है ना, 1 लीटर में विलय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, बिलियन के 1 लीटर में, ठीक है ना, बिलियन के 1 लीटर में विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो मोलरता में उस बिलियन का 1 लीटर आता है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि 1 लीटर आता है, हमने के जहां भी मोलरता होगा वहां लीटर का बात होगा, ठीक है ना, लीटर का बात होगा। और विलय के मोलों की संख्या
क्या कहते हैं, मूलरता कहते हैं। लेकिन आप लोग को जब मूललता पढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्या पढ़ाएंगे, मूललता, तो मूललता में हमने क्या होता है, विलायक आता है, वो विलायक का द्रव्यमान आता है, समझ गए ना। तो यहाँ लिखा है कि मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन, देखिएगा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन द 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी, ठीक है ना। तो 1 लीटर बिलियन में, ठीक है ना, एक लीटर बिलियन में जो हमनी के विलय के मोलों की संख्या होती है उसे मोलारिटी हम लोग कहते हैं। अब आइए यहाँ मूललता। अब मूललता क्या होता है, मूललता हमनी को होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में, बोले ना 1 किलोग्राम विलायक, एकरा में हमनी के 1 किलोग्राम विलायक होता है, और हमनी के मोलारिटी में यानी हमनी के मोलरता में हमनी के 1 लीटर का बात होता है, समझ गए ना। हम मोलरता में 1 लीटर और मोललता में 1 किलोग्राम, यानी हमनी के 1 किलोग्राम विलायक में विलय की मोलों की संख्या क्या कहते हैं, उस हमनी के मोललता कहते हैं, यानी मोलालिटी कहते हैं। और यह ताप पे डिपेंड नहीं करता है, आप लोग का मोलरता हो गया और सब हो गया ना, तो ये सब ताप पे निर्भर करता है। लेकिन जो हमनी के ये मोललता होता है, मोललता, ठीक है ना, ये जो मोललता होता है हमनी के ताप पे निर्भर नहीं करता है, इसको याद रखेंगे। ये हो गया। आगे चलते हैं बाबू 7 नंबर। अब देखिएगा सघनन और बहुलीकरण में अंतर बताइए। तो देखिए एकलक इकाइयों के बहुलक बनने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। एकदम आप लोग को छोटा सा आंसर दिए हैं, अब बड़ा भी आंसर दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। एकलक कहने का मतलब है ना कि छोटा छोटा जो अणु रहता है ना ओकरा के एकलक कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, छोटा छोटा अणु रहता है ना ओकरा के हमने के एकलक कहते हैं। आ छोटा छोटा अणु के मिल के बड़का चका अणु बन जाई, क्या बन जाई, बड़का चका अणु बन जाई ना, तो ओकरा के हमने के बहुलक कहते हैं। आ छोटा छोटा अणु से बड़ा बड़ा अणु बनी तो ई प्रक्रिया के, ई प्रोसेस के, बुझा गेल ना, ई प्रोसेस के बहुलीकरण कहते हैं। समझ में आ गया। बहुलीकरण कोनो बड़का चका पदार्थ नहीं होता है, बहुलीकरण होता है ना कि छोटे छोटे अणु मिलकर जब बड़े बड़े अणु बन रहे हैं तो इस बनने की प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को बहुलीकरण कहते हैं। याद हो गया। हमने के एकलक का होता है छोटा छोटा अणु, ठीक है ना, छोटा छोटा अणु। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ लिख दिए हैं कि बहुलीकरण वह प्रक्रिया जिसके तहत कई छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर विशाल अणु का निर्माण करते हैं, उसे बहुलीकरण कहते हैं। जुड़ने वाले अणु को एकलक या मोनोमर कहते हैं, जबकि बनने वाले अणु को पॉलीमर या बहुलक कहते हैं। तो बोल दिए ना, देखिए जो छोटा छोटा अणु रहता है वो एकलक या मोनोमर कहलाता है। ओकरा से मिल के बड़का बड़का अणु बनी वो बहुलक कहलाई। आ ई प्रोसेस के क्या कहलाई, ई क्या कहलाई, प्रोसेस के, तो प्रोसेस के बहुलीकरण। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। सघनन बहुलक क्या होता है। और मान लीजिए कि छोटा छोटा अणु से बड़का बड़का अणु बन रहा है तो वहाँ कुछ ऐसे अलग पदार्थ भी बन जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब है कि आप लोग कुछ ऐसा देखे होंगे कि हम बनाने चले थे कुछ और वो बना ठीक है, ठीक है ना, काहे वो बना ठीक है कुछ और ही, लेकिन वो बनाने के दौरान कुछ एगो दूगो और ही नया बन जाता है, तो ओकरा का हमने क्या कहते हैं, सघनन बहुलक कहते हैं, ठीक है ना। यानी हम लोग बना रहे थे कुछ और, लेकिन उस बनाने के दौरान जो कुछ और ही नया पदार्थ बनता है ना ओकरा का हमनी के सघनन बहुलक कहते हैं। लेकिन आप लोग के एग्जाम में मान लीजिए कि सघनन बहुलक नहीं देता है, आप लोग के एग्जाम में सघनन आ जाता है, खाली सघनन, ठीक है ना। आप लोग के एग्जाम में खाली सघनन आ जाता है कि सघनन क्या कहते हैं, तो सघनन आ जाए। देखिए आप लोग के एग्जाम में सघनन बहुलक बोलेगा ना तब ये परिभाषा लिखिएगा, तब ये परिभाषा आप लोग को लिखना है। लेकिन खाली आप लोग को सघनन देगा, ठीक है ना, क्या करेगा, या खाली आप लोग को सघनन देगा, समझ गए ना। आप लोग खाली सघनन देगा तो जब पानी का भाप वापस पानी में बदलता है तो इस प्रक्रिया को सघनन कहते हैं। याद हो गया। यानी जब कहने का मतलब है ना कि जौन हमनी के पानी है ये पहले भाप में जाता है, मतलब पहले वेपर में बदल जाता है। यही पानी जब कहाँ है, वाष्प में है, तब वाष्प से फिर पानी में बदलेगा ना तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं सघनन। हो गया। सघनन किसे कहते हैं, सघनन बहुलीकरण किसे कहते हैं, सब याद हो गया होगा। चलिए अब आते हैं नर नष्ट का समीकरण। तो ये आप लोग के नर नष्ट का समीकरण है। एकरा में सिर्फ हम लोगों से ये पूछा गया है ना कि एकरा में बताइए कि आर और एफ क्या है, तो आर गैस नियतांक है, एफ फैराडे है, बस इतना खत्म है। बट आप लोग को हम सब लिख के ला दिए हैं। और मान लीजिए एग्जाम में आर एफ नहीं देगा, मान लीजिए कि हमनी के टी के बारे में पूछ देगा, एन के बारे में पूछ देगा, तो कहेगा सर क्वेश्चन तो सही था।
लेकिन थोड़ा सा बदल दिया था, जहाँ आप आर एफ किए थे ना टी आ एन दे दिया है, यही चल सब लिखला दिए हैं कि ई नोट। देखिए जौन एकरा में ई नोट होता है वह मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, आर हमनी के गैस नियतांक होता है, टी ताप होता है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, एफ फैराडे होता है, जो यह एम होता है ऊपर वाला, ठीक है ना, यह धातु की मोलर सांद्रण होता है, और नीचे वाला जो एम एन प्लस है ना, यह धातु आयनों की मोलर सांद्रण है। आप लोगों के लिए सब कुछ लिख के ला दिए हैं। आगे चले ना, ये इंग्लिश मीडियम में है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, गैस नियतांक, टेम्परेचर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फैराडे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस, ये आप लोग का यहाँ पर है। अब चलिए उत्कृष्ट गैस, ठीक है ना, ये सवाल भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ध्यान से आप लोग देखेंगे कि उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस निष्क्रिय क्यों होती हैं। तो अब देखिए निम्नलिखित कारणों से उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय होती है। कौन कारण से? तो उत्कृष्ट गैसों के आयनीकरण यानी एंथैल्पी का मान बहुत ज़्यादा होता है। समझ गए ना, ये क्या होता है? एंथैल्पी का मान बहुत ज़्यादा होता है, जौना की वजह से निष्क्रिय होता है। उसके बाद इनकी इलेक्ट्रॉन की बंधनता लगभग क्या होती है? शून्य होती है, ठीक है ना। इनकी जो बंधन एनर्जी होती है लगभग क्या होती है? मतलब जो हमनी के इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड होती है वो क्या होती है? लगभग हमनी के शून्य होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमनी के निष्क्रिय होता है। तो उत्कृष्ट गैस को हम लोग क्या कहते हैं? नोबल गैस कहते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग को बहुत बढ़िया से सिंपल परिभाषा आप लोग के लिख ला दिए हैं, ताकि आप लोग को याद करने में कोई भी परेशानी बाबू न हो। अब आइए आज की क्लास का लास्ट सवाल है। 10 गो सवाल आज की इस क्लास में हम आपको कराए हैं, जहां से आप लोगों को सबसे बेस्ट, सबसे आंसर और सिंपल भाषा में समझा देते हैं। व्याख्या करें कि नाइट्रोजन अणु कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन अणुओं के बीच त्रिबंध है, यानी नाइट्रोजन के बीच कै गो? 3 गो बंध होता है। एन 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 देख रहे हैं ना, 3 गो बॉन्ड होता है, 3 गो बॉन्ड होता है, इसीलिए नाइट्रोजन कम क्रियाशील होते हैं। बस आप लोग को इतना याद रखना है कि नाइट्रोजन जौन होला एकरा बीच हमनी के 3 गो बंध लागेला, आ इहे 3 गो बंधन लागे के वजह से ई का होला? ई कम क्रियाशील होला। तो लोग एकदम बढ़िया से तो लोग के याद हो गई हो। आगे चलते हैं। आगे आप लोग का यहाँ से खत्म होता है। 10 गो क्वेश्चन आज के वीडियो में हम लोग किए हैं। अब मिलते हैं दूसरे क्लास में। आप लोग आराम से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, और हम लोग को बढ़िया स्कोर करना है। 450 प्लस अब की बार पार करना है। उसके लिए आप लोग के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को ये PDF लेना होगा तो ऐप पर चले जाएंगे, वहाँ से आप लोग को डेली लाइव क्लास का मतलब डेली का PDF मिलता है। मान लीजिए आज जो पढ़ाए हैं ना, तो यह PDF वहाँ पर ऐड हो जाएगा, और प्लस में जो अपने से सेट देंगे, मॉडल सेट जो गेस क्वेश्चन देंगे वहाँ पर आप लोग का ऐड हो जाएगा, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं दूसरे क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से इस PDF को लेकर रिवाइज करिए। जय हिंद।